आज बात करेंगे हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, कंपनी को हम कितने टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, कंपनी की ऑर्डर बुक की जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। कंपनी ने रिसेंट में एक इंटरव्यू भी दिया है, उसकी भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही कंपनी के काम को समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी के काम को समझने से पहले मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कंपनी 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। तो कंपनी के पास 7 सब्सिडरी कंपनी है, 7 में से अब इनकी 3 ही ऑपरेशनल रहने वाली हैं। उसमें इसी की जो NECL, मैं स्क्रीन पर नाम दे दूंगी, आप देख लेना। जो पहली कंपनी है NECL, एनबीसीसी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में यह है कि 2020 में NCLT से एक ऑर्डर पास हो गया था कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए क्योंकि कंपनी अपने ऑपरेशनल डेट को पे नहीं कर पा रही थी। तो कंपनी ने जो है पूरे अभी 16 मार्च 2023 को उसको लिक्विडेट कर दिया है पूरी तरीके से और 38,50,000 रुपये पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। तो कंपनी पूरी तरीके से ऑपरेशनल अब नहीं रही है। दूसरी कंपनी है नील, NEEL, इसका मतलब है एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में भी कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको वॉलंटरी लिक्विडेशन इस कंपनी का किया गया है। पूरी तरीके से लिक्विडेट हो गई है कंपनी और इसका जो है पेरेंट कंपनी के इसके किसी भी फाइनेंशियल टर्म्स पर, ऑपरेशनल चीज़ पर पेरेंट कंपनी की कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा था। दूसरी कंपनी है एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी सब्सिडरी कंपनी है इसकी। तो इसमें भी ये हुआ है कि इसको भी वॉलंटरी लिक्विडेशन किया है क्योंकि कंपनी जब से बनी है तब से ही जो है इनकॉर्पोरेशन हुआ है जब से कंपनी का, तब से कंपनी में कोई काम नहीं हुआ है, तो इसे भी वॉलंटरी लिक्विडेशन इन्होंने किया है। चौथी कंपनी है HSCC, तो ये हॉस्पिटलिटी सर्विस कंसल्टेंसी है। तो इसमें क्या है कि कंपनी को ऑर्डर पास हो गया NCLT से कि भाई वाइंड अप करो, इंसॉल्वेंट हो गई है, लेकिन इन लोगों ने स्टे ऑर्डर मांगा है, स्टे मांगा है। तो अभी ये चीज़ इनकी अंडर प्रोसेस है, तो इसका अभी पता नहीं है। तो फाइनली जो 3 ऑपरेशनल सब्सिडरी कंपनी इनकी काम कर रही हैं। देखो, अब कंपनी के काम की बात कर लेते हैं। कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला जो सेगमेंट है इसका वो है PMC यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, तीसरा है EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो PMC के अंडर जो काम करती है ये नेशनल सिक्योरिटी के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, PM ग्राम सड़क योजना के तहत काम करती है। इसके साथ ही कुछ सिविल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। यहीं हम अगर इनकी रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, टाउनशिप, अपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिस एंड बिल्डिंग, और ये आपके जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन सभी चीज़ों पर कंपनी रियल एस्टेट में भी काम करती है। मॉडर्न और आजकल ये कंपनी इसको जब भी ऑर्डर बुक की बात करूँगी तो कंपनी रीडेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है पुरानी चीज़ों को। तो इसका भी ये कंपनी काम कर रही है। EPC की बात करें तो कंपनी जो है अलग अलग तरह की सर्विस देती है, जैसे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर्विस देती है, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, डिटेल रिपोर्ट्स हो गई किसी भी प्रोजेक्ट की, या फिर वो डिटेल रिपोर्ट्स जो कि फिजिबल है और उनकी जो डिटेल होती है, डिटेल एनालिसिस से मतलब है कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, और जो प्रोक्यूरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल रिपोर्ट ये कंपनी तैयार करती है। इसके साथ ही टेस्टिंग करती है और उसके बाद जो फाइनल जो रेडी टू यूज़ चीज़ें होती हैं और फंक्शनल कंडीशन में अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करने का काम करती है। अब देखो, कंपनी की स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी अपने 5 साल के हाई पर चल रही है, ऑलमोस्ट 66 रुपीज़ इसका 5 साल का हाई है ऑलमोस्ट। और अगर सबसे हाई पॉइंट की बात करें तो 133 रुपीज़ का हाई इस कंपनी ने बनाया हुआ है। मुझे लगता है कंपनी की ऑर्डर बुक इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग चलती रही 1-1.5 साल तक तो ये कंपनी ज़रूर ही अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके जल्दी ही आगे निकल जाएगी। तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो अभी न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने बताया है कि पिछले साल कंपनी ने 4,200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, लेकिन इस साल इन 5 महीनों के अंदर ही कंपनी ने पूरे 4,600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया है। और कंपनी की जो बाकी 2 सब्सिडरी कंपनियां उनका भी बिजनेस इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो पूरे 6,200 करोड़ रुपए का कंपनी इन 5 महीनों में बिजनेस टोटल कर चुकी है। कंपनी के मुताबिक कंपनी का जो बिजनेस रहेगा, ऑर्डर बुक रहेगी इस साल, वो 12 से 15,000 रुपए तक रह सकती है। कंपनी ने मोतीबाग कॉलोनी पर काम किया था, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सीनियर ऑफिसर रह भी रहे हैं, तो ये काम अच्छा किया है, लोगों को पसंद आया है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि जो सरोजनी नगर है और इसके साथ ही नेताजी नगर है, वहाँ पर भी इनका काम चालू है। कंपनी अब तक सिर्फ रीडेवलपमेंट का जो काम कर रही थी वो सिर्फ
दिल्ली के अंदर कर रही थी, लेकिन अब ये लोग स्टेट में भी जा रहे हैं। तो केरला से इनको एक प्रोजेक्ट मिला भी है, जिसके लिए कंपनी के मुताबिक कंपनी को आने वाले वक्त में दिल्ली की यूनिवर्सिटी से 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल सकता है, वो काम मिल सकता है। तो वो अभी पाइपलाइन में, इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। कंपनी ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि आम्रपाली जो है एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीज़ें करके इन्होंने एनबीसीसी के अंदर उसको लिया। सुप्रीम कोर्ट उसका पूरी तरीके से सुपरविजन कर रही है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, काम लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग का। अब देखो, ये जो आम्रपाली का प्रोजेक्ट था ना, ये 8 से 10 साल से बंद था। अब कंपनी इस चीज़ पर काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को स्ट्रांग बना रहा है। इसके साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि 8 महीने के अंदर कंपनी ने 400 से ज़्यादा फ्लैट को सेल किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की हिस्ट्री है, इनका कहना है। उसका रीज़न ये है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इतने कम वक्त में इतनी यूनिट्स को सेल नहीं किया होगा। कंपनी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी जो मिनिमम ऑर्डर बुक है वो 15,000 रहेगी। 30% की ग्रोथ ये लोग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देख रहे हैं। मतलब जो टर्नओवर उनका होगा वो 11 से 12,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है, मेरा ऐसा अनुमान है। इसके साथ ही कंपनी ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट पर कुछ लाइन ऐड करते हुए ये भी कहा कि आम्रपाली का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 3 BHK 4 BHK फ्लैट है वो सोल्ड हैं, 1 BHK 2 BHK इसमें कुछ बाकी है। यही 24 प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑन गोइंग है, जिसमें 10 ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो 14 प्रोजेक्ट बचे हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स को ये 2024 के लास्ट तक पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको कंप्लीट करने की। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि जो पुराना बिल्डर था ना, उसने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए की है। तो इस पर भी हो सकता है ये लोग काम करेंगे, तो इसमें भी इनका एक अच्छा फ़ायदा मुनाफा देखने को इनको मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी जो है अब तक 3 से 4-5% के मार्जिन पर काम करती थी, लेकिन अब कंपनी जो है मतलब रीडेवलपमेंट पर और चीज़ों को मॉडर्नाइज करके दे रही है, तो वहाँ पे जो इनके मार्जिन होंगे वो 6 से 8% के रह सकते हैं। इनका कहना है कि मुंबई से एक प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है, इसी साल मिलेगा, और उस प्रोजेक्ट में जो इनका मार्जिन रहेगा वो 7% तक रह सकता है। लेकिन इन्होंने उसका प्रोजेक्ट का नाम डिस्क्लोज अभी नहीं किया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनको मिला नहीं है, पाइपलाइन में है ये प्रोजेक्ट। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा, कंपनी के पास जो है 3 प्रॉपर्टीज़ है, 3 जगह, एक राजस्थान में, 2-3 कोयम्बटूर में और एक जो प्रॉपर्टी है गाजियाबाद में। तो कोविड की वजह से रियल एस्टेट काफ़ी डाउन था, इसीलिए इन्होंने इसका लॉन्च नहीं किया। लेकिन अब इमीडिएटली ये लोग 2-3 प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट करेंगे और उसमें जो इसके मार्जिन रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। पूरे 20% के मार्जिन की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में बात करी। तो यहाँ कंपनी के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में ये ऑर्डर बुक इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2 से 2.5 सालों में कंपनी थोड़े अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। अब देखो, कंपनी के इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की बात करें ना, तो कंपनी के मालदीव्स में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि 1,000 करोड़ वैल्यू के हैं। कंपनी के 2,000 घर, जिसमें कुछ काम हो चुका है, कुछ बाकी है। मॉरिशस में इनका काम चल रहा है, इसके साथ ही कुछ अफ्रीकन जगह पर भी इनका काम चल रहा है। तो यहाँ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना रही है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, किसी भी यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है, किसी कोर्स की बातों में नहीं आना है, किसी बुक्स की बातों में नहीं आना है, किसी भी टेलीग्राम चैनल की बातों में नहीं आना है, किसी भी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड सी भी एडवाइज़र की बातों में भी नहीं आना है आपको। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी खुद की एनालाइज करने की स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करो। मैं ये कहना चाहती हूँ, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो आने वाले टाइम में आप किसी को बिजनेस सजेशन भी दे सकते हो। आपके अंदर इतनी, अगर आप इन्फॉर्मेशन रखोगे ना कंपनी के बारे में, उसके बाद बैटिंग करोगे बिना किसी चार्ट के, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी उसके, बिजनेस को समझ के, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके, तो आप सीखोगे। आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे होंगे या आपके पोता पोती होंगे ना, वो कुछ प्लानिंग अगर आपके पास लेकर आएंगे, कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, तो आप उन्हें जवाब दे सकते हो कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये एनालिसिस करने की स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करो। किसी के भी कहने से आपको इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में नहीं करनी है। मैं शुरू से ही ये कहती हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लो।
और अपनी परिस्थितियों को समझो, अपने फंड मैनेजमेंट को समझो, अपनी रिस्क को समझो, अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को समझो, कितने समय दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हो, कितने फंड की कब क्या ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इन चीज़ों को आप अपने लिए बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो उसी हिसाब से किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर ये एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर आ गई ना, तो आने वाले वक्त में आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी की भी बातों में आकर किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप कंपनी की ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, तो कंपनी की देखो ऑर्डर बुक की डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप खुद देख लेना। छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। कंपनी के इस साल के ऑर्डर बुक को देखें तो अप्रैल में 2, मई में 2, जून में 1, जुलाई में 1 ऑर्डर और 1 MOU। अगस्त की बात करें तो कंपनी को 5 ऑर्डर और 2 MOU साइन किए हैं कंपनी ने। सितंबर की बात करें तो 5 ऑर्डर और 1 MOU कंपनी ने साइन किया है, और जो एक ऑक्शन है वो भी अनाउंस किया है जो कि अक्टूबर में होने वाला है, वहां से भी इनकी सेल होगी। इसके साथ ही अक्टूबर में 2 ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। तो इन ऑर्डर की सबसे पकड़ने की, देखो डिटेल नहीं बताऊंगी, स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप देख लेना। लेकिन जो पकड़ने की चीज़ है ना इन ऑर्डर्स में, वो ये है कि ज़्यादातर तो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, और इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। इसका रीज़न ये है कि इसमें ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इन्होंने ना टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने टाइम में इनको पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट का एक फैक्टर जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के फैक्टर को हटाकर भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्क जो है बाकी के ऑर्डर से हमारी जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का पलड़ा अगर एक तरफ से भारी रहा ना, तो ये कंपनी कुछ और ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इस स्टॉक में बनी हुई हूँ, मैं आपको बता दूँ 58 to 59 रुपीज़ के आसपास मैंने इस स्टॉक में बाइंग करी। देखो मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिखाने वाली हूँ आपको विश्वास करना है करो, मत करो। आप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन देखो। मैंने तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। मैं आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिखाने वाली हूँ। सब्सक्राइब करो मत करो मेरे चैनल को, मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिखाने वाली हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो। अब मेरा एक चीज़ और है यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट फैक्टर तो जुड़ा हुआ है जो है, लेकिन कंपनी इसके अलावा भी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कंपनी की स्टडी करने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी में प्रोमोटर्स अच्छे खासे बने हुए, 61% कुछ समथिंग इसमें प्रोमोटर्स भी बने हुए। भी सारी जानकारी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। इसके साथ ही कंपनी में है ना म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, DI और FI भी बने हुए हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हाल ही में चेंज हुआ है, वो भी थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सारी जानकारी के बाद कि स्टॉक मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा। और अभी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ इस स्टॉक को। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसमें हाल ही में अभी इन्वेस्टमेंट की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये जो कंपनी का इंटरव्यू आया था ना, उसके बाद ही इस कंपनी की स्टडी करके मैंने इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा और लेट करती तो ये आपको एक सही प्राइस पर नहीं मिलता। तो और रिस्क बहुत जुड़ जाती फिर इसके साथ। रिस्क क्या मतलब, परसेंटेज और रिटर्न्स है वो शायद कम हो सकते थे। तो अभी ये इस लेवल पर है तो सही प्राइस पर चल रहा है। मेरे ख्याल से ऊपर नीचे तो होता रहेगा, जहाँ आपको सही अपॉर्चुनिटी लगे तो आप अपनी एनालाइज करके, अपनी चीज़ों को एनालाइज करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो आप खुद लो एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ। और ये जो लोग स्क्रीनशॉट दिखाते हैं ना, इसके बारे में आपको बता दूं, कल एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि सेबी जो है काफ़ी सख्त हो गया है इन चीज़ों के लिए। और आपको समझाना चाहूँगी जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो कितने झूठे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो आपका क्या व्यू है इस स्टॉक के बारे में। और मुझे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगता है कि मैं कवर नहीं करती हूँ, मुझे कवर करने चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।